यस बच्चे लोगों, तो हम लोग कंपनी लॉ के दो लेक्चर्स के ऊपर बात कर चुके हैं। उनमें आप लोगों को मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता दिया है कि भाई क्या क्या चीजें एग्जाम के हिसाब से बढ़िया हो सकती है। उन सबका रिवीजन हम लोगों ने लगाया। नाउ अभी हमारे पास में अगला टॉपिक, जैसा मैंने आपको कहा था कि देखने में बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 123 से 126 तक के सेक्शंस, लेकिन एग्जाम के हिसाब से बहुत जबरदस्त पॉइंट हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जा रहा है ये चैप्टर। तो आप लोगों को मैं ये चैप्टर पूरा जो है वो यहाँ पे रिवाइज करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत फटाफट से, क्योंकि हमारे जो सीरीज है उसका नाम ही हमने रखा है ताबड़तोड़ रिवीजन। तो बिल्कुल वैसा ही रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। साथ में आप लोगों को मैं स्टडी मैट में जो क्वेश्चंस देके रखे हुए हैं वो भी साथ में एक बार करवा दूंगा, ताकि इस टॉपिक की आपकी तैयारी जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाए। चलिए तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है भी सेक्शन नंबर 123(1), यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आप लोग वहां से बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो हमने कहा भाई डिविडेंड देने के लिए हमारे पास में सोर्स क्या होगा। तो मेरे ख्याल से सबको ये पॉइंट अच्छे से रिवाइज होना चाहिए कि यस सर, करंट ईयर का प्रॉफिट काम में आएगा। करंट ईयर के प्रॉफिट के अलावा हमारे पास में प्रीवियस ईयर का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो भी काम आएंगे। दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई गारंटी हमको इसके लिए दे रखा था स्पेसिफिक कंपनीज के केस में, तो वो अमाउंट भी हमारे लिए काम आ जाएगा। बिल्कुल सही है जी। रिजर्व में ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है डिविडेंड देने से पहले, कंपनी की चॉइस के ऊपर है, मैनेजमेंट का चॉइस के ऊपर है, लेकिन लॉ की तरफ से ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्योरली कंपनी के डिजायर के ऊपर है कि डिविडेंड देने से पहले कोई एक, जैसे पुराने कंपनीज एक्ट में था कि डिविडेंड देने से पहले एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ता था रिजर्व्स के अंदर, ऐसा अब कोई रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आपको ये भी बता दूं कि डिविडेंड का रिकमेंडेशन बोर्ड करता है, और बोर्ड जो रिकमेंड करे मेंबर्स उसको कम कर सकते हैं, लेकिन उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। बराबर। चलिए जी। फिर हमने कहा कि अगर किसी टाइम पे कंपनी के पास में इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट है, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया कि जहां पे हमारे पास में इतने प्रॉफिट्स नहीं है कि हम डिविडेंड दे सके, फिर भी अगर हमको डिविडेंड देना पड़े तो भाई उसके लिए क्या है, तो हमने कहा भी दे सकते हैं ना, दिक्कत क्या है। सोर्स क्या होगा, हम फ्री रिजर्व में से ऐसा डिविडेंड बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट तो है नहीं है, इनएडिक्वेसी है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। कंडीशंस क्या है देखिए। सबसे पहला तो ये कि रेट ऑफ डिविडेंड जो होगा वो पिछले 3 साल, बच्चे लोगों, पिछले 3 साल रेट ऑफ डिविडेंड नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ द रेट ऑफ 3 ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग दैट ईयर। उससे पिछले के 3 सालों की एवरेज रेट जो भी आएगी बराबर से, तो उस एवरेज रेट के हिसाब से उससे ज्यादा हमको डिविडेंड नहीं देना है। तो पिछले 3 सालों का जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड आएगा उससे ज्यादा आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो। कंडीशन नंबर 1, तीनों कंडीशन पूरी करनी है। सेकंड नंबर ये हुआ कि जो टोटल अमाउंट आप रिजर्व में से विड्रॉ करोगे ये डिविडेंड बांटने के लिए, डिविडेंड देने के लिए, तो टोटल अमाउंट टू बी विड्रॉन shall not exceed 1/10, यानी कि 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% से ज्यादा का आपका रिजर्व, आपका जो विड्रॉल अमाउंट है वो नहीं होना चाहिए। और विड्रॉ करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट होगा, बैलेंस ऑफ रिजर्व, पहले ये 4th पॉइंट ले रहा हूं, बैलेंस ऑफ रिजर्व जो है वो 15% ऑफ द कैपिटल से कम भी नहीं जाना चाहिए। देखिएगा, विड्रॉ करने के लिए कैपिटल प्लस रिजर्व है, आप 1/10 आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन बैलेंस कितना मेंटेन रखना है, 50% ऑफ द कैपिटल के बराबर के अमाउंट आपके रिजर्व में मेंटेन रहना चाहिए विड्रॉ करने के बाद। तो एक तरह से इन तीनों में से विच एवर जो लोअर अमाउंट निकल करके आएगा बस उतना डिविडेंड आप पे कर सकते हो, लेकिन जो भी अमाउंट विड्रॉ करोगे उसमें से पहले करंट ईयर के जो भी लॉसेस है उनको सेट ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही बचे हुए अमाउंट से आप डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जो प्रोविजन हमारा है इनएडिक्वेसी वाला, ये उन कंपनीज पे नहीं लगता, उन गवर्नमेंट कंपनीज पे नहीं लगता है जिनका एंटायर पेड अप कैपिटल, मतलब वही गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो 50% और मोर देन 50% चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसका 100% एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल सीजी या एसजी या कॉम्बिनेशन में हेल्ड करके रखा है, तो उन पर ये वाला प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बराबर। तो कंडीशंस फोकस करोगे, कंडीशंस को इधर ध्यान में रखना आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी होगा, अच्छे से समझ के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो कंपनी शैल डिक्लेयर, ये पॉइंट वापस से आ गया, जब तक आप लॉसेस को एडजस्ट नहीं कर देते हो तब तक आप डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर पाओगे जी। ये पहले से हमको पता है कि नहीं कर पाएंगे, डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ अपने को लगाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन लगेगा अकॉर्डिंग शेड्यूल सेकंड के अंदर, थर्ड में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा है, शेड्यूल में डेप्रिसिएशन दे रखा है, कंपनीज एक्ट के उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाने का है। बराबर, क्लियर है। तो ये इनएडिक्वेसी वाला पॉइंट एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाओगे। नाउ 123(3) में हमारे पास में आता है इंटरिम डिविडेंड।
अब देखो इंटरिम डिविडेंड का पॉइंट चेंज हो गया। पहले क्या कहा जाता था, 2 एजीएम के बीच में, अब उसको थोड़ा सेट कर दिया। कैसे किया सेट वो आप देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। सपोज करो कि मैं 19-20 के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहा हूं इंटरिम वाला, तो 1 अप्रैल से लगा करके 31 मार्च तक, मतलब 19-20 के बीच में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कभी भी, और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ एजीएम, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में घुस के भी। फॉर एग्जाम्पल 19-20 जो है, मान लीजिए इसका एजीएम हमने बुलाया है 25 अगस्त को, 25 अगस्त को बुलाया बच्चों, तो 25 अगस्त से पहले का जो भी क्वार्टर हमारा है तब तक आप डिक्लेयर कर सकते हो। क्या कहते हो, एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ना एजीएम की डेट तक। इसका मतलब आपका नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका होगा, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 20 को, यहां से लगा करके 25 अगस्त 20, बेसिकली देखें तो नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया आपका 2021, ठीक है। उसमें भी आप इस साल के लिए इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। थोड़ा सा नया प्रोविजन है, बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना, बराबर। तो जरूरी नहीं है कि उसी फाइनेंशियल ईयर में दिया जाए, मतलब डिक्लेयर किया जाए, अगले फाइनेंशियल ईयर में घुस करके। अच्छा, हम तो ये कह नहीं रहे हम अगले फाइनेंशियल ईयर में घुसे, हम तो सिर्फ क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने से लगा के हमारे उस ईयर की जो एजीएम होने वाली है, तो हमारी एजीएम है हमारे साल की है 19-20 की, वहां तक आप कभी भी इंटरिम डिविडेंड का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। सोर्सेस बच्चों क्या रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, पुराना जो पड़ा हुआ है आपका सरप्लस प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट काम आ सकता है। उसके अलावा बच्चों आउट ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रेसिडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, यानी जब आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उससे ठीक पहले का जो क्वार्टर है, बराबर, वहां तक के प्रॉफिट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज करो कि 19-20 में हमने अक्टूबर में डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो अक्टूबर में अगर हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर दे रहे हैं तो इससे पहले 30 सितंबर को जो हमारा साल खत्म हुआ है, तब जो क्वार्टर खत्म हुआ है वहां तक का प्रॉफिट इस्तेमाल कर लेंगे। पिछले साल का जो पीएनएल का सरप्लस है वो भी इस्तेमाल कर लेंगे। बाई चांस हमने अगले फाइनेंशियल ईयर में घुस करके, वो जो अपने को एजीएम की डेट तक का टाइम मिल रहा है ना, वहां पे अगर किसी डेट को हमने डिक्लेयर किया है तो वहां का भी टिल क्वार्टर तक का प्रॉफिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है, बराबर से। तो 3 चीजें हो गई, बट ऑब्वियस है प्रॉफिट करंट ईयर का पूरा प्रॉफिट, ये करंट ईयर का पूरा प्रॉफिट कब इस्तेमाल कर पाओगे, जब आप साल खत्म होने के बाद और एजीएम के बीच में जब डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो आपके पास पिछले साल का पूरा प्रॉफिट पड़ा है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज तो जो आपने डिक्लेयर किया उससे ठीक पहले का जो क्वार्टर तक जो प्रॉफिट हो रहा है उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग द करंट ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, बच्चों समझना, माना हमारे पास में पिछले सालों के प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, उससे हम इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जिस दिन उसके ठीक पहले का जो क्वार्टर है उसमें लॉस है, इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर, बच्चों सुनना, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने अक्टूबर में डिक्लेयर किया था, अक्टूबर 19 को, 19-20 है तो अक्टूबर 19 को हमने डिक्लेयर किया सर। अब उससे पहले 30 सितंबर को जो हमारे 2 क्वार्टर्स खत्म हो जाएंगे, एक अप्रैल में जून, एक जुलाई अगस्त सितंबर, उस क्वार्टर तक अगर हमको लॉस दिख रहा है, ओवरऑल दोनों क्वार्टर्स का देखना पड़ेगा, वहां तक जो भी क्वार्टर खत्म हुआ है उसमें अगर हमको लॉस दिख रहा है, बच्चों समझना, तो ऐसे में क्या करना है, such interim dividend shall not be declared at the rate higher than the average dividend declared by the company during the immediately preceding 3 financial year। अगेन वही रूल लग गया जो इनसफिशिएंसी के टाइम पे आपने लगाया था, पिछले 3 साल में, इंटरिम नहीं मेन डिविडेंड, मेन डिविडेंड की जो रेट्स होती है, तो वो जो पिछले 3 साल में आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा उसकी जो रेट आई उसके एवरेज से ज्यादा नहीं होगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से। बिल्कुल समझ में आया आप लोगों को, वैसा ही प्रोविजन यहाँ पे भी लग गया। तो इंटरिम डिविडेंड के प्रोविजन थोड़े से अलग हो गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ करके समझ करके जाना है अपने को, थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे, बराबर। अब हम ड्यूरिंग द ईयर तो दे ही सकते हैं, एजीएम तक भी हम लोग जो है वो डिविडेंड का डिक्लेरेशन कर सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ाता हूं आपको, बट ऑब्वियस सबको पता है जब ये डिविडेंड या फिर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल बैंक में एक सेपरेट अकाउंट खोलोगे, उसके अंदर 5 दिन में ये पैसा अपने को जमा करना पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो, बाय चांस शेड्यूल बैंक की जगह पैसा कोऑपरेटिव बैंक में जमा कर दिया तो कंपनी के अगेंस्ट में पेनल्टी लग जाएगी, बच्चे लोगों को अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर बोल दिया है, शेड्यूल बैंक में जाएगा वो भी 5 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उस बैंक में पैसा जमा हो जाना चाहिए। 30 दिन में अपन पेमेंट करेंगे, अपने को पता ही है, अभी पढ़ने वाले आगे।
अब पेमेंट कैसे होगा भाई? पेमेंट करने का रास्ता ये है कि भाई हम ये पेमेंट करेंगे किसी भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को या उसके ऑर्डर से किसी को या फिर उसके बैंक को। एकदम सिंपल सी बात होगी, ठीक है। डिविडेंड कैसे पे होगा? कैश के अंदर। कैश का मतलब हो गया बच्चे लोगों को चेक से पे हो सकता है, वारंट दे सकते हैं, डिविडेंड वारंट जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है उससे हमारा ये डिविडेंड पे होगा। अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर किसी कंपनी ने सेक्शन 73 और 74 डिपॉजिट्स, तो अगर किसी कंपनी ने 73 और 74 के प्रोविजंस फॉलो नहीं किए रिलेटेड विद एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, बराबर से, तो वो अगर फॉलो नहीं किए हैं तो उस केस के अंदर जब तक आपका वहां पे फेलियर चालू रहेगा, इधर आप डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते। इक्विटी शेयर्स के ऊपर अपने को ध्यान में रखना है। तो अगर आपने डिपॉजिट के सेक्शन नंबर 73 और 74 को फॉलो करने में कुछ भी लोचा किया, गड़बड़ किया, तो उस केस में जब तक गलती सुधार नहीं लेते आप यहाँ पे डिविडेंड का डिक्लेरेशन भी नहीं कर पाओगे। छोटा सा हमारा सेक्शन था 123, लेकिन बहुत जबरदस्त सेक्शन है। दो तीन चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना सकती है, तो आपको पढ़ करके जाना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सेक्शन यहाँ मैंने 126 और लिया है, इस पर थोड़ा रुक के बात करते हैं, आखिर में करेंगे, ठीक है। पहले आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, हमारा 124 अनपेड डिविडेंड क्या कहता है। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए इसमें क्या लिखा है। ये कहता है कि भाई अपने पढ़ ही लिया कि एक शेड्यूल बैंक में आपने अकाउंट ओपन कर लिया 5 दिन के अंदर और पैसा जमा करा दिया, ठीक है। अब बच्चे लोगों को 30 दिन के अंदर अपने को पैसा जमा करना है। समझिएगा, 30 डेज के अंदर अपने को पेमेंट करना है। सॉरी, 5 दिन में पैसा जमा कर दिया, इंक्लूडिंग 5 दिन लेते हुए 30 डेज के अंदर पैसा अपने को पे कर देना है शेयर होल्डर को। 30 दिन पेमेंट के। अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन डेट ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। समझिएगा, अच्छा ये अलग चीज होगी। 5 दिन में हमने पैसा जमा किया, उसको इंक्लूड करते हुए 30 डेज के अंदर आपको सबको पेमेंट कर देना है। और जिनका 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हो पाया उन्हें कहा जाता है अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, है ना, कि पे नहीं कर पाया, किसी ने क्लेम नहीं किया है। तो 30 दिन खत्म होने के बाद अगले 7 दिन में आपको ये पैसा क्या करना है, अगेन शेड्यूल बैंक में अकाउंट ओपन होगा अनपेड डिविडेंड के नाम से, उसमें जमा करवा देना है। ट्रांसफर मस्ट बी मेड विद इन, टाइमिंग ध्यान रखिएगा, 7 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ 30 दिन। तो 5 दिन में पैसा पहले जमा किया, 30 दिन में पे किया। 30 दिन 5 के बाद से नहीं है, डिक्लेरेशन से 30 डेज है जिसमें वो 5 दिन इंक्लूडेड है, बराबर। अब 30 डेज हो गए, अभी तक कुछ लोग अनक्लेम्ड या अनपेड रह गए, तो आपको एक और अकाउंट खोलना है बैंक के अंदर, शेड्यूल बैंक के अंदर ही, अगेन उसका नाम रहेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। और अगले 7 दिनों के अंदर जो भी पैसा अभी तक पे नहीं हुआ वो सारा वहां पे ट्रांसफर कर दीजिए। करने के बाद क्या करिए, एक स्टेटमेंट बनाइए अबाउट डिटेल्स ऑफ अनपेड प्रिपेयर बाय द कंपनी विद इन 90 डेज। वहां से 90 दिन में जब आप ट्रांसफर कर देते हो, वहां से 90 दिन में एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि किन किन का बाकी रह गया। ये स्टेटमेंट कंपनी की वेबसाइट पे भी जाएगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई वेबसाइट करे तो उस पर भी जाएगा, ताकि जो ऐसे इंसान है भाई जिनको पता ही नहीं है कि तुम्हारा डिविडेंड पड़ा हुआ है कंपनी के पास में, आके ले जाओ ना, कम से कम वो डिविडेंड ले जाए। अपने को ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी ने 30 दिन के बाद 7 डेज में ये पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर करने में डिफॉल्ट किया, तो 12% पर एनम के साथ में ये पैसा उनको उस अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। बच्चों समझ गए मेरी बात को। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन ट्रांसफरिंग, अगर ट्रांसफर करने में आपने डिफॉल्ट कर दिया, 7 दिन में ट्रांसफर करना था, नहीं किया, तो फिर 12% पर एनम इंटरेस्ट के साथ में कंपनी वो पैसा वहां पे जमा करेगी, ठीक है। अब वहां ये पैसा 7 साल तक पड़ा रहेगा। समझिएगा, विद इन 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, 7 साल तक जो भी एलिजिबल पर्सन हो, जो शेयर होल्डर है या जो उसका लीगल है, डेथ वेथ के केस में जो भी है, वो उसको क्लेम कर सकते हैं 7 साल तक। 7 साल बाद क्या होगा, वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा IEPF यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में, जो हमारा अगला सेक्शन अभी अपन पढ़ने वाले हैं, बराबर से, उसमें हम ये पैसा ट्रांसफर करेंगे। और जब ये ट्रांसफर करेंगे तो इसको IEPF को जो संभालने वाली अथॉरिटी है वो हमको रिसिप्ट इशू करेगी, कंपनी को। अथॉरिटी जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फंड है, शैल इशू अ रिसिप्ट टू द कंपनी एज एविडेंस ऑफ ट्रांसफर, ताकि कंपनी अपनी लाइबिलिटी से फ्री। सर अब वो जो शेयर होल्डर था वो 7 साल बाद जगा, तो बेटा 7 साल बाद अगर तुम जागते हो नींद से, कुंभकर्ण की निंद्रा से जागते हो, तो फिर तुमको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, कंपनी के पास तुम सीधा जाओ उधर उन अथॉरिटीज के पास, IEPF, वहां से आपका पेमेंट हो जाएगा प्रोसीजर फॉलो करके। लेकिन हमारे पास आप आ सकते थे, देखो सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग के 30 दिन में आ सकते थे, आप नहीं आए तो हमने वहां से 7 दिन में पैसा यहाँ ट्रांसफर कर दिया, या 7 साल तक हम आ सकते थे। यहाँ भी नहीं आए तो फिर ये पैसा आपको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में मिलेगा, वहां चले जाइए भाई,
और बच्चे लोगों, आफ्टर ट्रांसफर टू आईपीएफ, जो मैं भी आपको बता रहा था, शेयर होल्डर शेल बी एंटाइटल टू क्लेम डिविडेंड। आप बिल्कुल अभी भी डिविडेंड क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक प्रेस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसीजर आप फॉलो करो और क्लेम कर लो, हमको तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, ये अपने को ध्यान रखना है। बराबर समझे आप लोग मेरी बात को? बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये सेक्शन फॉलो नहीं किया तो बच्चों पेनल्टी लगने वाली है। पेनल्टी के प्रोविजन आप लोग एक बार जैसा भी आपको टाइम मिलता है देख लेंगे। तो अगर ये सेक्शन फॉलो नहीं किया तो बट ऑब्वियस है कंपनी के अगेंस्ट में और ऑफिसर के अगेंस्ट में यहाँ पे पेनल्टी प्रोविजन इंपोज होने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। ये आपका सेक्शन नंबर है 124। थोड़ा सा टाइमिंग यहाँ पे फोकस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बच्चे लोगों एक बड़ा पॉइंट आता है हमारे पास में 125 का, बस 123 से 127 तक के सेक्शन ही हमारे कोर्स के अंदर, बराबर। तो बड़ा हमारे पास में एक और आ गया सेक्शन 125, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। सर ये क्या है, आओ चेक करते हैं। दिस फंड इज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। समझे, सीजी इसको एस्टैब्लिश करेगी। और इस फंड में पैसा आएगा कहां से? एक तो जो अभी अपने पढ़ा वो तो है, उसके अलावा बहुत पैसा आता है बच्चों। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट आएगी। बोलो समझे कि नहीं समझे? सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ग्रांट बांटती है ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी है तो गवर्नमेंट ग्रांट देगी। सेकंड नंबर के ऊपर किधर से आएगा? डोनेशंस आ सकते हैं भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनी, इंस्टीट्यूशन से डोनेशन आएगा। उसके अलावा अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ कंपनी, अभी अभी पड़ा 7 साल तक अनपेड अकाउंट में पैसा जमा रहा, बच गया तो इधर आकर के ट्रांसफर हो जाएगा भाई, इधर आ जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। सिंपल। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? अमाउंट बच्चों, पुराना जो हमारा कंपनीज एक्ट था ना, अपना जो पुराना कंपनीज एक्ट था 1956, तो उसमें भी जो जनरल रेवेन्यू अकाउंट में पैसा पड़ा था वहां पे भी ऐसा ही रूल था, 7 साल तक नहीं पेमेंट हुआ तो ट्रांसफर करो। तो वहां के जनरल रेवेन्यू अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो अब इधर ट्रांसफर कर देंगे। सेम बच्चों, पुराने कंपनीज एक्ट के इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जो पैसा पड़ा है वो भी अब इस अकाउंट में आकर के ट्रांसफर हो जाएगा। नया फंड बन गया ना, तो अब इस फंड में ट्रांसफर, ठीक है। अब ये जो भी पैसा वहां पड़ा है उसका जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा, बोलो पैसा पड़ा तो रखेंगे नहीं ना भाई। ये पैसा काम कहां आता है ये भी पढ़ेंगे भी अपन, लेकिन उस पैसे का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी इसी की इनकम का पार्ट है, क्रेडिट होता जाएगा। बच्चे लोगों ऐसा ही सेक्शन 38 में डिसगोर्समेंट। सर ये क्या होता है? बच्चों जब कोई शेयर होल्डर इम्पर्सोनेशन करके, चीटिंग करके शेयर एक्वायर करता है, उसके अगेंस्ट में केस हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसके शेयर्स को उससे वापस ले लेती है, प्रॉफिट एंड शेयर्स को, और उन शेयर को बेच देती है। अब बेच देती है, उससे जो पैसा आया उसका क्या करना? तो वो पैसा यहां आकर के इस फंड में डाल दिया जाता है, वहां से फिर एग्री पार्टी को पे होता है कई बार, लेकिन वो पैसा जो है वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जमा करवा दिया जाता है, क्योंकि शेयर से कनेक्टेड पैसा है। ये अपने को ध्यान में रखना है, दिस इज कॉल्ड डिसगोर्समेंट, ठीक है। उसके अलावा बच्चे लोगों को एप्लीकेशन मनी अपने को रिफंड करनी पड़ती है, याद है डिपॉजिट में भी पड़ा था 60 दिन 15 दिन। अगर 7 साल तक वो एप्लीकेशन मनी अनपेड या अनक्लेम्ड रह गई तो यहाँ पे ट्रांसफर करो। उसी तरह से डिपॉजिट मैच्योर हो गए, मैच्योर होने के बाद 7 साल तक अनक्लेम्ड है अनपेड है, इधर ट्रांसफर करो। उसी तरह से बच्चों डिबेंचर्स, रिडीम का डेट आ गया, 7 साल तक अनपेड अनक्लेम्ड है, सब में 7 ईयर जितने भी है एप्लीकेशन मनी, डिपॉजिट, ये हमारे डिबेंचर्स, समझे बात को आप लोग? बराबर, डिपॉजिट हो गए, ये हमारे डिबेंचर्स हो गए, ठीक है। और बच्चों एच से लगा करके जे, यानी कि एप्लीकेशन मनी, उसके अलावा डिपॉजिट, उसके अलावा डिबेंचर, इन पे जो इंटरेस्ट कंपनी देती है वो भी इधर ट्रांसफर होगा। बोलो बोलो बोलो, इस 7 साल तक पढ़ा रहा है तो इस पे तो इंटरेस्ट भी तो बढ़ता जा रहा है, वो भी यहाँ आकर के ट्रांसफर हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, बराबर। फिर उसके अलावा बच्चों फ्रैक्शनल शेयर्स को जो सेल किया और वो पैसा 7 साल से ज्यादा आपके पास में पड़ा हुआ है, फ्रैक्शनल शेयर आप लोग अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हो, जहां आप जब शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करते हो और स्टॉक को वापस शेयर में, तो कुछ ऐसे शेयर्स बच जाते हैं जो फ्रैक्शन के अंदर रह जाते हैं, है ना, जो पूरे 10 या 100 या शेयर की फेस वैल्यू से डिविजिबल नहीं है। तो उनको अगर किसी ने अब तक क्लेम नहीं किया है, उन शेयर्स को बेच दिया गया, किसी ने क्लेम किया नहीं, बेचा, पैसा आया, 7 साल तक वो पड़ा हुआ है, तो वो भी इसी फंड के अंदर जाकर के ट्रांसफर होगा। उसके अलावा बच्चे लोगों को प्रेफरेंस शेयर सेम हुई, रिडम्पशन था, प्रेफरेंस शेयर का ड्यू डेट आ गई, 7 साल तक किसी ने अनपेड या अनक्लेम रहा तो वो भी पैसा यहाँ आके ट्रांसफर होगा। सच अदर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो बच्चे लोग को देखो कितना सारा पैसा है ना भाई, गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया वो तो है। सर इतना सारा हमको याद कैसे रहेगा? सर इतने सारे पॉइंट्स हमको याद कैसे रहेंगे? तो छोटा सा वैसे मैंने एक ट्रिक लगाया है, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इसके लिए एक मेमोरिक जो है वो मैंने तैयार करके रखी है, जीजी डैड सर DIDFD। सर क्या बनाइए? ऐसे बना, जीजी डैड सर, समझना, जीजी डैड सर, DID में पार्ट ले लेंगे। कौन कौन गया पार्ट लेने के लिए? जीजी गई,
कैसे बने पॉइंट्स अभी आपको बता रहा हूं। जीजी गई, डैड गए, सर गए, कहां गए? डीआईडी में पार्ट लेने के लिए गए और वहां उन्होंने 125 करोड़ का एफडी जीता। अब 125 करोड़ का एफडी हम क्यों लाए? 125 हमारा सेक्शन का नंबर है बच्चों, और बाकी सारे जो मैंने वर्ड लिखे उनसे आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। चेक करें, पहला जी से बन गया बच्चों गवर्नमेंट का ग्रांट, समझ गए। सेकेंड नंबर जनरल रेवेन्यू जो पुराने कंपनीज एक्ट का पड़ा है। डी से डोनेशन जो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देगी। ए से एप्लीकेशन बनी 7 साल वाला पॉइंट। डी से डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड जो पड़ा है 7 साल से ज्यादा। एस से सेल ऑफ फ्रैक्शनल शेयर अभी भी पड़ा, 7 साल तक पड़े हुए तो यहाँ पे ट्रांसफर। इन सब पे इंटरेस्ट, जो आपने ये पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 2 बार आएगा, लेकिन ये वो है कि इस पैसे को इन्वेस्ट करोगे उस पर इंटरेस्ट। फिर आर से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 7 साल तक पैसा पड़ा है, कोई क्लेम करने नहीं आया, इस अकाउंट में ट्रांसफर करो। डी से डिस्गॉर्जमेंट 38(4) के अंदर इधर ट्रांसफर करो। आई से इंटरेस्ट, सर कौन सा इंटरेस्ट? बेटा इसमें जो डिपॉजिट अपन ने पड़े, अभी आगे आने वाला है डिपॉजिट, उस पर जो हमारे इंटरेस्ट होंगे, या फिर हमारे जो डिबेंचर्स थे उन डिबेंचर्स के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट है, डिबेंचर्स वर्ड आया क्या कहीं पे? ये देखो लास्ट में आ रहा है, तो इन पर जो भी हमारा इंटरेस्ट था वो भी आकर के इधर ही ट्रांसफर होगा। डी से डिपॉजिट हो ही गया। सर एफ से फंड, फंड से क्या बना? वो पुराने कंपनीज एक्ट का जो फंड है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, पुरानी कंपनीज एक्ट का, वो एफ से फंड बन गया। और डी से अपना डिबेंचर है। तो हमने एक मेमोरिक बना दिया कि जीजी, डैड, सर, ठीक है। ये सब कहां गए? डीआईडी में पार्ट लेने के लिए चले गए। डांस इंडिया डांस के अंदर डीआईडी हमने बना लिया, डांस इंडिया डांस में पार्ट लेने के लिए गए और 125 करोड़ का उन्होंने एफडी जीत लिया। तो जितने वर्ड्स लिखे हैं सीक्वेंस के अंदर उन सबके मीनिंग यहाँ पे मैंने देके रखे हुए हैं, तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा मेमोरी टेक्निक है, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये क्या चीज है भाई? बच्चों ये फंड जमा तो हो गया, अब इसका इस्तेमाल क्या करना है? पहली चीज तो जिन लोगों का पैसा पड़ा है उनको रिफंड करने में, क्या कहते हो? ये अनक्लेम डिविडेंड वाले आए, वो डिपॉजिट वाले अब 7 साल बाद आ गए, डिबेंचर वाले 7 साल बाद आ गए, एप्लीकेशन मनी वाले आ गए, तो इन सबको रिफंड करने में और इंटरेस्ट के अंदर अपन इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। वैसे इसमें प्रेफरेंस शेयर का नाम कहीं पे नहीं आया, थोड़ा सा डाउटफुल मामला है। बाकी सबको पैसा विद इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट भी जमा हुआ है वो वापस करने में काम लेंगे। सेकंड बच्चों, नाम से पता लग रहा है प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि फंड का नाम ही इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है। नाउ बच्चों को जो डिस्गोर्स अमाउंट अपने यहाँ जमा हुआ था, तो जो डिफॉल्टी पार्टी है उनसे हमने शेयर लेकर के बेच दिए और पैसे यहाँ जमा किया, लेकिन जो बेचारे एग्रीव्ड पर्सन है जिन्होंने केस किया होगा तो उनको लॉसेस हुए होंगे, तो उनके जो भी लॉसेस हुए हैं वो भी यहाँ से जा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्गोर्स अमाउंट एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट्स फॉर, जो भी शेयर के डिबेंचर के शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर जिन्होंने भी लॉस उठाया होगा उस रॉन्ग एक्शन में, मतलब उस वाले मैटर में जो भी पार्टीज बेचारी एग्रीव्ड पार्टी रही होंगी उनको हम ये यहाँ से दिलवा देते हैं, इसी फंड से वो पैसा उनको वहां पे मिलेगा, एग्रीव्ड पार्टी को, पीड़ित लोगों को, ठीक है। उसके अलावा बच्चों रीएम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड परसुइंग क्लास एक्शन सूट अंडर सेक्शन 37। अब जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो प्रोस्पेक्टस वाले सेक्शन में, चैप्टर में एक सेक्शन आता है 37, क्लास मिल करके केस कर सकते हैं, वैसे ही 245 के अंदर भी है। तो जब इन लोगों ने केस किया है किसी कंपनी के अगेंस्ट में जहां पे शेयर होल्डर के साथ में चीटिंग हुई है, तो वहां मेंबर ने, डिबेंचर होल्डर ने या डिपॉजिटर होल्डर वगैरह जो भी है, इन्होंने क्लास एक्शन मिल करके कंपनी पर केस किया, तो बट ऑब्वियस है लीगल एक्सपेंसेस आए होंगे। अब अगर रीएम्बर्स हो सकते हैं सामने वाली पार्टी से तब तो ठीक है, नहीं तो इस फंड से उनके लीगल एक्सपेंसेस दिए जाएंगे जो भी ट्रिब्यूनल सैंक्शन करेगा, समझ रहे हैं भाई। अगर ट्रिब्यूनल सामने वाली पार्टी कंपनी से दिलवा देता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर इस फंड से जाएंगे बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। और कोई भी पर्पस जो कहा जाए, अदर पर्पस जो इंसिडेंटल हो, इससे जरूरी जुड़ा हुआ हो, वहां पे इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बराबर ताबड़तोड़ बात हो रही है। अब सवाल है कि पैसा तो जमा हो गया, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा भाई? इसके लिए बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट बकायदा एक अथॉरिटी बनाएगा, उस अथॉरिटी में एक भाई साहब हमारे चेयरमैन होंगे, चेयरमैन को इंक्लूड करके 7 मेंबर हो गए, इंक्लूडिंग चेयरमैन, मतलब 6 लोग और हो गए हमारे, बराबर एक हमारा सीईओ हो गया, ठीक है। और एससीजी, और उसके अलावा कोई और अगर करना है तो जो सीजी जिसको अपॉइंट करे वो हो सकता है। अब बच्चे लोगों को बहुत सीधा सा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, मीटिंग कैसे होगी, कौन ऑफिसर्स होंगे, कौन एम्प्लॉइज होंगे, सारे के सारे रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, कोई खास काम की चीज नहीं है, ऐसे ही अपन उड़ा सकते हैं। हाँ, इसके जो भी अकाउंट्स तैयार होंगे, चूंकि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो बट ऑब्वियस है विद द कंसल्टेंसी ऑफ सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो बताएगा वैसे अकाउंट्स तैयार होंगे, पर अकाउंट्स तैयार होंगे बच्चों तो बट ऑब्वियस है ऑडिट भी होगी,
बराबर। ये अथॉरिटी क्या करेगी कि ये जो पैसा आया है उसको पर्पस जो ऊपर आपने पढ़े उसके लिए खर्च करने का काम ये अथॉरिटी करेगी। और जब पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, तो अकाउंट्स मेंटेन होंगे, और बच्चों अकाउंट्स जब मेंटेन होंगे तो बट ऑब्वियसली उसकी ऑडिट होगी। कौन करेगा? सीएजी करेगा। अब तो आप कंपनी ऑडिट का चैप्टर पढ़ चुके हैं पूरा, तो आप सब जानते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, वो इसका ऑडिट करेगा। ठीक है, ये जो ऑडिटेड अकाउंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किए जाएंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट आगे क्या करेगी, जो भी इस पर रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट को फॉरवर्ड करेगी। The authority shall prepare for each financial year its annual report. ये अथॉरिटी हर साल एक एनुअल रिपोर्ट बनाएगी। वो एनुअल रिपोर्ट एंड फॉरवर्ड कॉपी देयरऑफ टू द सीजी, और सीजी जो है वो इस एनुअल रिपोर्ट को क्या करेगा, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करेगा। बच्चों ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का सेक्शन नंबर 125 खत्म हो गया, बराबर। ताबड़तोड़ रिवीजन है, ध्यान से सुनते जाइएगा मैं क्या क्या बोलता जा रहा हूं। मेरे साथ कॉपी पेन, मतलब आपका बुक लेकर के बैठना, जो करना है करके बैठना, कौन कौन सा पॉइंट ठीक लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, प्रैक्टिस करने का है या बुक में से पढ़ने का, उसको पढ़ते रहना। सेक्शन 126, अभी ये सेक्शन कब लगता है, एबियंस वाला बोलते हैं, जब भी राइट टू अ डिविडेंड, राइट शेयर एंड बोनस शेयर टू बी हेल्ड इन एबियंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। सपोज करो मैंने आपको शेयर ट्रांसफर किया, उसके लिए अपने को एक ट्रांसफर एप्लीकेशन लगता है, डीमेट नहीं, फिजिकल ट्रांसफर। फिर हमने कंपनी को भेजा। अब ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, 30 दिन में सर्टिफिकेट बन के आता है नए नाम से। इस बीच में अगर मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बोनस शेयर इशू कर दिए, राइट शेयर डिक्लेयर कर दिए, तो किसको मिलेंगे, ट्रांसफरर को कि ट्रांसफरी को? तो प्रैक्टिकली अब तक अपन ने जितना पढ़ा, जिसका नाम लिखा हुआ है और नाम अभी तक ट्रांसफरर का ही है, तो इफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर इज पेंडिंग, तो कंपनी को क्या करना चाहिए सेक्शन के हिसाब से, देखिएगा, ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जो भी अपना डिविडेंड है ना उसको अनपेड में डाल दो एक बार। 30 दिन में पेमेंट, सर अभी 30 दिन वाला पॉइंट तो लगा ही नहीं है, पहले ही उसको अनपेड में डाल दो, क्योंकि 30 दिन तक हम पेमेंट नहीं कर रहे आप, है ना। और पे सच डिविडेंड टू द ट्रांसफरी इफ द कंपनी इज ऑथोराइज्ड बाय द ट्रांसफरर। दो ऑप्शन है भाई आपके पास में बच्चों, दो ऑप्शन है। ऐसे केस में या तो आप क्या करो कि वो जो बैंक में अपना अनपेड वाला है ना उसके अंदर ये पैसा डाल दो, एक बार तो डाल दो, फिर जब शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये पैसा बट ऑब्वियस है हम ट्रांसफरी को ही देंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पहले ही दे दो ट्रांसफरी को, अभी दे दो ना, लेकिन उसके लिए ट्रांसफरर का परमिशन लगेगा, उसका आप परमिशन होगी दे दो सर, उसको राइटिंग के अंदर परमिशन चाहिएगा, ऑथोराइज किया तो हम दे देंगे। ठीक है, उसके अलावा बच्चे लोगों इस बीच में अगर कंपनी ने राइट शेयर या बोनस शेयर भी इशू किए तो इनके लिए रुके रहेंगे, अभी ना ट्रांसफरर को मिलेंगे ना ट्रांसफरी को मिलेंगे। जब एक बार शेयर ट्रांसफर हो जाए ट्रांसफरी के फेवर में तो ये उसका राइट हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बराबर। तो ये प्रोविजन भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हो कि किस तरह से होने वाला है। चलिए आखिरी सेक्शन पे पहुंच गए सर। आखिरी सेक्शन कौन सा? 127 पनिशमेंट का सेक्शन है। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज। एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल, अगर वो जानबूझ करके डिफॉल्ट की पार्टी बना है तो उसके लिए पनिशमेंट चेक करो। इम्प्रिजनमेंट होगा बच्चों 2 साल का, या फाइन मिनिमम 1000 से लगा करके जब तक डिफॉल्ट आपका कंटिन्यू रहेगा। पेनल्टी ये डिफॉल्ट आप लोग एक बार रीडिंग लगाओगे, डिफॉल्ट आप लोग को पढ़ना है, एक बार चेक भी कर लेना बराबर। मेन बुक से नए स्टडी मैट से चेक करना एक बार पेनल्टीज को, उसके बाद ही पढ़ना। ठीक है, मेन चीज जो मुझे यहाँ से पढ़ानी है कि कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए आपने 30 दिन में पेमेंट नहीं किया तो 30 दिन से लेट अगर आपने जब भी पेमेंट किया सर, लेकिन वहां तो 12% लग रहा था बेटा, 12% तो 30 दिन के बाद अगले 7 दिन में उस अकाउंट में ट्रांसफर करना था। ठीक है, अब आपने क्या किया, अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया पहले ही 30 दिन के बाद, 7 दिन के अंदर अंदर ही, तो बात खत्म हो गई, तो आपके ऊपर ही 18% नहीं लग रहा है बराबर से। अदरवाइज क्या होगा, द कंपनी शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। सोचो कंपनी ने 40, 50, 60 दिन बाद दिया तो 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू। सर एक बार अकाउंट में ट्रांसफर कर दें तो उसके बाद ये नहीं लगेगा, क्या लगने वाला है, क्योंकि पनिशमेंट है, आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट करना चाहिए था। अब आपने अकाउंट में ट्रांसफर किया नहीं, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 18% पर एनम का आपके ऊपर इंटरेस्ट तो लग जाएगा अगर आप 30 दिन से लेट पेमेंट करते हैं तो। और 7 दिन में अकाउंट में वाली रिक्वायरमेंट अलग है, अकाउंट में जाने के बाद भी तो पेमेंट करना है ना अपने को 7 साल तक, तो ये 18% पर एनम का इंटरेस्ट कंपनी का अगेंस्ट लग रहा है, अपने को ध्यान रखना है। लेकिन नो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड। बच्चों सुनना, इस केस में ये तो 4-5 केस आपको दे रखे हैं, इनमें अगर लेट भी हो गए हम 30 दिन से तो कंपनी के अगेंस्ट में पेनल्टी नहीं है। सबसे पहला, अगर डिविडेंड को रोका गया है ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से, शेयर होल्डर की डेथ हो गई है, अभी तक लीगल एयर को ट्रांसफर नहीं हुए इस वजह से। सेकंड नंबर, शेयर होल्डर ने कंपनी को डायरेक्शन दिए, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, है ना, कि भाई मुझे डिविडेंड का पेमेंट ऐसे करना, और कंपनी ने उसके डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया और
साथ में इन्फॉर्म जरूर कर दिया है। तो पूरी बात सुनना। सपोज करो कि भाई मैंने एज अ शेयर होल्डर कंपनी को बैंक अकाउंट दिए थे, मेरे इस बैंक में डलवा देना। जब उन्होंने बैंक अकाउंट में डलवाया तो मैंने एक्चुअली अकाउंट नंबर देने में गलती कर दी थी, तो वहां पे पैसा जमा ही नहीं हुआ। तो इतना करने से ही कंपनी की लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। कंपनी हैव टू इंटीमेट टू मी। अगर बाय चांस कंपनी मुझे कम्युनिकेट नहीं करती है तो अब मेरी गलती तो साइड में रही, मैं कंपनी को क्लेम कर सकता हूं कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। आपने मुझे कम्युनिकेट कर दिया सर आपका अकाउंट नंबर मैच नहीं हो रहा था, जमा नहीं हो पाया, तो नाउ कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पनिशमेंट। आपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड को राइट को लेकर के कोई डिस्प्यूट है, कोर्ट वोर्ट में कोई मैटर चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो कंपनी बोर्ड ऑफिस किसको पे करे समझ में नहीं आ रहा है, रोक देगी। जब बच्चों डिविडेंड को लॉफुली एडजस्ट कर लिया है, शेयर होल्डर से कोई पैसा हम लोग मांगते हैं, ठीक है, कॉल वॉल का पैसा ऐसा कुछ और लोन वोन का पैसा, उससे अगर हमने लॉफुल तरीके से अगर ये डिविडेंड का अमाउंट एडजस्ट किया है तो परमिसेबल है कि चलेगा भाई, फिर तो पेमेंट करना ही नहीं, एडजस्ट हो गया। और किसी रीजन से द फेलियर टू पे डिविडेंड और पोस्ट द वारंट विद इन द पीरियड अंडर दिस सेक्शन वाज नॉट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कंपनी। बच्चों सुनना, और कोई ऐसा जैसे लॉकडाउन लग गया हम नहीं कर पाए, तो ऐसा कोई रीजन जो कंपनी के बियॉन्ड द कंट्रोल है, जिसमें कंपनी की तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है, वहां भी हम कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर रहे हैं। इन सिचुएशन में कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है, बराबर। तो आपका डिविडेंड वाले चैप्टर का रिवीजन जो है पूरा का पूरा विद सेक्शन विद एक एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अब आपके लिए एक और काम कर देता हूं मैं, जिससे देखिएगा बच्चों, लॉ का जो बुकलेट आया हुआ है वो बहुत जबरदस्त है, उसमें बहुत जबरदस्त वाले क्वेश्चन देके रखे हैं, तो अपने को जरूर उन क्वेश्चंस को भी करना चाहिए। मैं आप लोगों को फिलहाल स्टडी मैट के कुछ क्वेश्चन जो देके रखे हैं वो यहां से मैं एक बार बता देता हूं। 5-6 क्वेश्चंस हैं, ताकि आप लोग इन सेक्शंस को देख लो, आपका तैयारी जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। The annual general meeting of ABC Bankers Limited held on 30th May 2019। बच्चों सुनना, AGM जो है वो इन बैंक्स की डिविडेंड डिक्लेयर करती है 30% पेबल ऑन इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, जो बोर्ड ने रिकमेंड किया। हाउएवर कंपनी वाज अनेबल टू पोस्ट अ डिविडेंड वारंट टू मिस्टर राजन ऑन इक्विटी शेयर। 25 जुलाई तक नहीं किया बच्चों, 30 मई से 1 महीने के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, तो जून तक हो जाना चाहिए, लेकिन 25 जुलाई तक इन्होंने नहीं किया है। मिस्टर राजन फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट द कंपनी और वो 20% पर एनम मांग रहे हैं। हम लोग जानते हैं लेट पेमेंट के लिए आपको 18% मिल सकता है भाई, लेकिन 20% तो अनरीजनेबल है, तब लॉ के हिसाब से है ही नहीं। डिसाइड प्रोविजन, क्या ये सक्सीड होगा क्या, और डायरेक्टर्स का लायबिलिटी क्या है इसमें बच्चों, तो पेनल्टी का प्रोविजन आ जाएगा। तो सेक्शन 127 हमने क्लियर लिख दिया, पूरा प्रोविजन समझा दिया 30 दिन में, नहीं तो पूरा प्रोविजन बच्चों, डायरेक्टर के अगेंस्ट क्या पेनल्टी है, कंपनी के अगेंस्ट क्या है ना। मिस्टर राजन जो है वो 20% के लिए तो सक्सेस नहीं होंगे, 18% पर एनम से ज्यादा नहीं मिलेगा, बाकी पूरा प्रोविजन अपन ने 127 समझा दिया। अगला क्वेश्चन, the board of directors of Future Fashion Limited in its meeting recommended a dividend on paid up share capital, which was later approved by the shareholder. Thereafter, directors ने other meeting बुलाया the board and passed resolution for diverting the total dividend to be paid to shareholder for purchase of certain short term investment। बच्चों सुनना, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेयर करने के बाद बीओडीज ने एक और मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि भी अपने को 30 दिन में पेमेंट करना होता है वैसे भी, और 5 दिन में बैंक में जमा करना होता है। ये सब करने की जगह उन्होंने क्या किया, इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर वो पैसा डाल दिया। उनको लगा कि इन्वेस्टमेंट की अच्छी स्कीम आई हुई और शॉर्ट टर्म है, तो इसमें पैसा डाल दो, आ जाएगा तो हम डिविडेंड पे कर देंगे, है ना। इस वजह से क्या हुआ कि डिविडेंड का पेमेंट बच्चों लेट होते होते 45 दिन के बाद हुआ, जबकि 30 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए। बोलो रेस्पॉन्सिबल है कि नहीं है भाई। एग्जामिनिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, बताओ क्या डायरेक्टर ने प्रोविजंस वॉलेट किए, 100% किए हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा बच्चों, 127 यहाँ पे भी आएगा भरपूर। पहले हमने 124 समझा दिया ताकि वो 30 दिन वाला पॉइंट समझ में आ जाए कि भाई 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना चाहिए। 5 दिन में बैंक अकाउंट में जमा करो, 30 दिन में पेमेंट करो। अच्छा 30 दिन में नहीं कर पाते हो, जैसा नहीं किया गया, तो 7 डेज में आप एक बैंक अकाउंट में जमा करते हैं ना पैसा, अनपेड डिविडेंड, वो भी नहीं किया लगता है इन्होंने यहाँ पे, तो बट ऑब्वियस है पेनल्टी इनके ऊपर लगने वाली है। वापस 127 बच्चों पूरा दे दिया और यहाँ इन्होंने फाइनल आंसर दिया। ये देखो कॉन्सिक्वेंसेस, ये दो तो क्वेश्चन की बात ही आ गई। फाइनल आंसर पढ़ता हूं आपके लिए, एवरी डायरेक्टर, अच्छा ये तो मेन सेकंड आंसर हो गया। ये देखो फर्स्ट आंसर, सिंस डिक्लेयर डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, कंपनी शैल, कंपनी ने विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 डेज जो टोटल अमाउंट था वो इस अकाउंट के अंदर भी नहीं डाला है, तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे कंपनी ने सेक्शन वॉलेट किया है, तो पेनल्टी तो लगने वाली है। 127 का पेनल्टी बच्चों ओवरऑल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपने 30 दिन में पेमेंट नहीं किया।
बराबर। अच्छा, उस अकाउंट के अंदर भी आपने डिपॉजिट नहीं किया तो सर इसका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे तो फिर चूंकि 45 दिन बाद आपने पेमेंट ही कर दिया, इसीलिए वो 12% पर एनम वाला पॉइंट नहीं लगा। वो कब लगता है, जब आप 7 दिन से लेट जमा करवाते हो। यहाँ जमा तो करा ही नहीं इन्होंने सीधा 45 दिन बाद पे कर दिया, तो फिर 18% पर एनम के हिसाब से शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, जो भी शेयर होल्डर्स है। तो पूरा प्रोविजन अपन ने ये वाला भी यहाँ पे समझा दिया, 127 वाला भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी ट्रैक्टर्स लिमिटेड प्रपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिस्पाइट द फैक्ट दैट कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के अंदर बच्चों प्रोविजन फॉलो नहीं किया बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। 74 फॉलो नहीं किया आपने यहाँ पे, बराबर। जो प्रीवियस एक्ट के पहले के डिपॉजिट्स की बात करता है, तो जब तक ये सुधार नहीं देते हो तब तक आप डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हो डिविडेंड, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो प्रोविजन आ गया, जब तक ये गलती हो रही है तब तक आप नहीं कर सकते। तो जब तक गलती सुधारोगे नहीं, अकॉर्डिंग टू द अबव प्रोविजन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जो है वो नॉट वैलिड जाएगा। सिंपल सा पॉइंट था बच्चों, बहुत अच्छा आप लोगों को ध्यान में है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से 6-7 क्वेश्चन होने चाहिए अपने पास में यहाँ पे, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, बढ़िया। तो हमारी एक बार जोरदार वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पता भी लग जाएगा ऐसे ही कैसे क्वेश्चन बनाना है। Star Computers Limited declare and pay dividend in the time of all its equity shareholder for the financial year 18-19 except the following 2 cases। सबको पेमेंट किया, इन 2 को नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई, देखो, एक है हमारे पास में मिसेस शीला भट्ट, जिनके पास में 250 शेयर है कंपनी के, और उन्होंने अपना बैंक अकाउंट दे रखा है जहां डायरेक्टली पैसा जमा होना चाहिए। कंपनी ने वो पैसा वहां पे भेजा, लेकिन बैंक ने रिफंड कर दिया क्योंकि उनका सरनेम चेंज हो गया, शादी हो गई होगी, पहले मिस थी अब मिसेज हो गई, सरनेम चेंज हो गया बैंक में, लेकिन कंपनी को नहीं इंटीमेट किया, अपने अकाउंट मैच नहीं कर रहा है कंपनी ने। अब यहाँ पे कंपनी को क्या करना चाहिए था, शीला भट्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए था, अपन ने पढ़ा था। कंपनी ने क्या कर दिया, शीला भट्ट को इन्फॉर्म नहीं किया इस बारे में बच्चों, यहाँ कंपनी लायबल हो जाएगी, 18% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। समझ रहे हो, गलती है, इंटीमेट कर देते तो बच जाते आप। सेकेंड पॉइंट पढ़े, डिविडेंड अमाउंट 50,000 का वॉज नॉट पेड टू सक्सेसर ऑफ मिस्टर लेट मिस्टर मोहन इन व्यू द कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ने रोक रखा है, फैमिली में झगड़े चल रहे हैं। हमने पहले ही कहा था जब मैटर डिस्प्यूट वाला है तो हम थोड़ी पेमेंट करेंगे। दोनों ही केसेस में फर्स्ट वाले में कंपनी लायबल है, सेकंड वाले में लायबल नहीं है बच्चों। देख लो, फर्स्ट पॉइंट कंपनी फेल टू कम्युनिकेट हो गई, इसलिए कंपनी पर 127 एप्लीकेबल हो जाएगा, कंपनी लायबल हो जाएगी। दूसरे वाले केस में कंपनी लायबल नहीं होगी बराबर से, क्योंकि ऑपरेशन ऑफ लॉ मान रहे हैं इसको, और इस वजह से यहाँ सेकंड वाले में बच्चों देयर विल बी नो एनी लायबिलिटी ऑफ द कंपनी और डायरेक्टर, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनने वाली है, बराबर। 127 पे हमारा सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। चलो आगे आते हैं। अल्फा हब्स सेक्शन 8 कंपनी इज प्लानिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड, यही सारा मामला गड़बड़ हो गया। सेक्शन 8 कंपनी कब से डिविडेंड डिक्लेयर करने लगी, मिस्टर चोपड़ा के पास 800 शेयर है, भैया स्पाइस आप चोपड़ा जी रखो अपने शेयर अपने पास, बराबर से। स्टेट वेदर द एक्ट ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग, नहीं भाई, सेक्शन 8 बच्चों मीटिंग वाले सॉरी टाइप्स ऑफ कंपनी वाले चैप्टर से आंसर बनेगा, प्रोहिबिशन है इनके ऊपर तो नहीं हो सकता है, वहां से आंसर बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। 6, 7, 8 3 क्वेश्चन, चैप्टर खत्म, खलास। YZ Medical Instrument Limited is a manufacturing company and has proposed a dividend 10% for the year 18-19 out of the profit of the current year. The company has earned a profit of 910 करोड़। क्या बात है भाई, 10% डिविडेंड देना चाह रहे हैं, 910 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया। The company does not intend to transfer any amount to general reserve। तो मत करो ना, किसने कहा जरूरी है, बोलो अलाउड है कि नहीं, 100% अलाउड है, क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, वॉलंटरी प्रोविजन है, कंपनी की चॉइस पे है, रिजर्व में ट्रांसफर करे ना करे अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देख लो, पूरा प्रोविजन समझा दो पहले, तो ये क्वेश्चन आ गया कंपनी की मर्जी पे, फिर इन्होंने क्वेश्चन ही समझा दिया और फाइनल दे दिया कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे बच्चे लोगों, करे ना करे, 10% देना चाहे नहीं देना चाहे, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले ट्रांसफर करना चाहे नहीं करना चाहे, मर्जी, डिविडेंड अलाउड है। करण जौहर, ओहो बैटरी बहुत लो हो चुकी है भाइयों, बैटरी लगानी पड़ेगी, नहीं तो हमारी क्लास उड़ जाएगी अभी बीच में ही, रुकिएगा। मुझे याद था कि बैटरी लगा दूंगा, हाँ जी, तो चार्जिंग में लग गया है भाई, नहीं तो अभी मामला हो जाता बड़ा गड़बड़ भारी भरकम। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बोला है सर, तो पहले वाले में तो समझ में आया बच्चे लोगों, आपको क्या लिखा, अलाउड है। करण जौहर, करण आगे साहब, होल्डर 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच ऑफ रचित लेदर शूज लिमिटेड। इन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया 10 रुपए का। रचित लेदर शूज लिमिटेड 10% का डिविडेंड डिक्लेयर करती है,
तो सवाल ये है कि क्या डिविडेंड अमाउंट करण को मिलेगा, क्या एडजस्ट कर दें क्या? बच्चों क्या कहते हो, मिलेगा या एडजस्ट कर दें, क्या कहते हो? 127 कहता है कि नो ऑफेंस विल बी कमिटेड टू हैव बाय डायरेक्टर फॉर एडजस्टिंग द कॉल इन एरियर रिमेनिंग अनपेड। अपने कहा था ना, कोई भी लीगल अमाउंट अगर है, वो लीगली अगर आप एडजस्ट करते हो तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो अब देखें अमाउंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई। बच्चों 5000 शेयर इनके पास, ये किसके पास में, उसके पास कितने हैं, 5000 शेयर हैं, 10 रुपए के हिसाब से 50,000 का कॉल बच्चों उसका बनता है। और मेरे ख्याल से डिविडेंड भी इतना ही हो रहा है उसके पास में। डिविडेंड कितना हो रहा है, 5000 शेयर हैं, अगर 100 रुपए का उसका एक शेयर हो गया, क्या कहते हो 5 लाख पे करूं फिर तो? कॉल का पैसा तो मान रहे हैं कि आ रहा है अब, ठीक है, पूरे फुली पेड अप कर दो। इस पे हम अगर 10% का डिविडेंड बच्चे लोगों उसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये भी 50,000 का ही होता है। तो क्या आपस में एडजस्ट कर लें क्या? देखें प्रोविजन, दस एज पर गिवन फैक्ट रचित लेदर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं कॉल मनी 50,000 अगेंस्ट 10% का डिविडेंड बच्चों वो भी 50,000 का हो रहा है। तो कॉल मनी 50,000 नॉट पेड बाय करण कैन बी एडजस्टेड फुल्ली फॉर द एंटाइटल अमाउंट 50,000। ये अपने को ध्यान रखना है। एक गलती ये मत कर देना कि आप 5,000 को 100 की जगह 90 रुपए से मल्टीप्लाई करके फिर अपना डिविडेंड कैलकुलेट करो। अब तो फुल्ली पेड अप हो जाएंगे ना कॉल का पैसा आते ही, तो वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे लोगों, क्लियर? आखिरी 2 क्वेश्चन देख लें, टॉपिक खत्म। PQ Limited declare and pay 10% dividend to all its shareholder except Mr. Kumar holding 500 equity shares। ठीक है भाई। Who instructed the company to deposit the dividend directly bank account? तो वही हो गया बैंक अकाउंट वाला। कंपनी ने भेजा, लेकिन उन्होंने कहा जो नंबर गिवन दिए मिस्टर कुमार ने वो टैली नहीं हो रहे बच्चों, इसलिए बैंक ने मना कर दिया। ठीक है, कंपनी की ड्यूटी है मिस्टर कुमार को बताओ, नहीं बताया तो कंपनी लायबल, बता दिया तो कंपनी नॉट लायबल। ठीक है, कंपनी ने ये इन्फॉर्म नहीं किया मिस्टर कुमार को, बेटा कंपनी रेस्पॉन्सिबल हो गई, देख लो पैनल प्रोविजन अट्रैक्ट हो गए। पूरा प्रोविजन अब तो आपको आता है 127 वाला, तो प्रोविजन लिखना कि भाई आपको इन्फॉर्म करना चाहिए ना, आपने नहीं किया तो कंपनी रेस्पॉन्सिबल हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 8th वाला। एलेक्स लिमिटेड इज फेसिंग लॉस इन बिजनेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19। इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने ये डिविडेंड डिक्लेयर किया था 7, 11 और 12%। तो इसका अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो चाहते हैं डिक्लेयर 12% ऑफ इंटरिम डिविडेंड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट टू बी इन पार विद द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, इज द एक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज वैलिड? बच्चों क्या कहते हो, जब इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना हो तो आप कर सकते हो इन एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो जिस ईयर का है उसमें से भी कर सकते हो, और वो क्वार्टर वाला पॉइंट भी लगेगा। वैसे यहां वो पॉइंट है नहीं। प्रोवाइडेड इन सच केस, हमने एक और चीज पढ़ी थी यहां पे, अगर कंपनी ने लॉसेस एक्वायर किए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में तो पिछले 3 सालों के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होगी, उसको भी क्वार्टर पढ़ा था। In case company has incurred loss during the current financial year up to the end of quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, तो आपका जो है वो 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा का नहीं होगा, है ना। अब अपने को डेट तो देके नहीं रखी है इन्होंने, तो सीधा बोला है कि immediate preceding the company had declared dividend इतना, BOD has decided to declare 12% for the current financial year, ये उन्होंने बोला है। अब पढ़ें क्या क्वेश्चन बनता है। According to the given facts, Alex is facing loss during the financial year 18-19। पूरे ही मानेंगे अपन, क्योंकि पूरे का ही दे रखा है, आपने को नहीं बोला डिविडेंड कब डिक्लेयर किया है, इंटरिम वाला। इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर उनका होता है 7, 11 और 12। बच्चों देख सकते हो, डिवाइडेड बाय आप 3 करोगे तो कितना आता है, शेल नॉट एक्सीड 10% आता है। एट विच डिविडेंड वाज डिक्लेयर इट ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। तो क्लियर हो गया यहाँ पे, देयरफॉर द एक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12% इज नॉट वैलिड। 10% से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। बच्चों जब क्वार्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो ओवरऑल अपने को ले लेना है कि हाँ भाई लॉस में है, पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा आप नहीं दे सकते, अपने को ध्यान में रखना है। ये आपका इंटरिम डिविडेंड का क्वेश्चन यहाँ आकर के खत्म हो गया, बराबर से। तो ये आपके डिविडेंड वाले पार्ट का, डिविडेंड वाले चैप्टर का एग्जाम्पल था। मैं आपको फिर से कहूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने पता नहीं अभी बुकलेट किया है कि नहीं किया है। मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता आ रहा था, तो बुकलेट के काफी लेक्चर्स जो हैं वो यहीं पे आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स में से कुछ पार्ट मैंने लिए थे, तो यहाँ पे खूब सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। अपना समय देखिएगा, अगर पहले कर रखा है तो अब इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, नहीं तो अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, आप चैप्टर को अच्छे से तैयार करके जाइए। तो हमारा चार्ट वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है।
जल्दी ही अगला लेक्चर आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आने वाला है, पूरा रिवीजन चार्ट फॉर्म के अंदर, तीनों जो आपके हैं इंडemnity गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज और एजेंसी, तीनों का रिवीजन एक साथ करवाने वाला हूं मैं जबरदस्त तरीके से। तो अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है।